नमस्कार दोस्तों, मैं राजिका अग्रवाल आपकी साइंस टीचर एक बार फिर स्वागत करती हूं आपका इस मंच पे। दोबारा हम मिल रहे हैं और टॉपिक क्या है अपना इलेक्ट्रिक करंट यानी कि विद्युत धारा। एक क्लास इसकी रिकॉर्ड हो चुकी है, आपको क्लासेस मिल गई होगी। आज इसका जो सेकंड पार्ट है वो हम पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है प्रतिरोध और उनका संयोजन। लेकिन टॉपिक पढ़ने से पहले आपको क्या करना है, जल्दी से सारी वीडियोस लाइक करनी है, कमेंट्स करने हैं और शेयर करनी है और सब्सक्राइब करना है हमारे इस चैनल सीईटी मिशन ज्ञान को। तो कर दिया होगा अब तक आपने सब्सक्राइब यहाँ आने के बाद। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक विद्युत धारा, जिसके अंदर अपन को पढ़ना है प्रतिरोध और उनका संयोजन। लेकिन उससे पहले लास्ट क्लास का एक बार रिवाइज कर ले कि भाई अपन ने क्या क्या लास्ट क्लास के अंदर पढ़ा था। तो देखो, अपन ने सबसे पहले पढ़ा था आवेश के बारे में। आवेश जो है दो तरीके के आवेश होते हैं, धनावेश और ऋण आवेश। धन आवेश क्या होता है, प्रोटॉन पे होता है। इलेक्ट्रॉन क्या है, ऋण आवेश है, उस पे नेगेटिव चार्ज होता है। आवेश की जो इकाई है वो क्या होती है, अपनी कूलाम होती है। उसके बाद अपन ने पढ़ा था विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिक करंट, जिसको किससे डिनोट किया था अपन ने, आई से डिनोट किया था। और विद्युत धारा किसे कहते हैं, आवेशों की प्रवाह की दर को अपन विद्युत धारा कहते हैं, यानी कि I बराबर Q अपॉन T। और जो अपना ये है विद्युत धारा, उसका मात्रक क्या था, एम्पियर था। अपना आवेश का मात्रक था कूलाम, और आवेश को अपन ने किससे मापा था, उसको मापने का जो यंत्र था वो क्या था, अपना इलेक्ट्रोमीटर। और विद्युत धारा मापने का यंत्र क्या है, अपना अमीटर या फिर गैल्वेनोमीटर। जो अमीटर है उसको श्रेणी क्रम में लगाया था अपन ने। उसके बाद हमने पढ़ा था विभव और विभव अंतर, यानी कि किसी भी विद्युत परिपथ में एक आवेश को, इकाई आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य है वो क्या था, अपना विभवांतर था, यानी कि V इज इक्वल टू W अपॉन Q। और इसका मात्रक क्या था, अपना वोल्ट था। इसको किससे मापा था, जो विभवांतर है उसको मापने का अपना यंत्र कौन सा था, वोल्ट मीटर था। और उसको अपने समांतर क्रम में लगाया था। याद है ये सारी चीजें। और जब अपन ने विद्युत धारा और विभवांतर पढ़ लिया था तो हमने एक चीज देखी थी कि भाई इन दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप देने वाले एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था ओम, और उन्होंने एक नियम दिया। उन्होंने कहा कि जो विद्युत धारा है किसके समानुपाती होती है, वो होती है विभवांतर के। तो V समानुपाती I, जो किसका लॉ था, ओम्स लॉ था। उसने क्या बोला था, V समानुपाती I, समानुपाती का चिन्ह हटाया था अपन ने, R लगाया था। तो R क्या है, अपना प्रतिरोध, रेजिस्टेंस। और प्रतिरोध का मात्रक क्या था, अपना ओम था। ये चीज हम पढ़ चुके थे लास्ट क्लास के अंदर। अब हमने क्लास छोड़ी थी प्रतिरोध पे। तो भाई ये प्रतिरोध क्या चीज है, अपन को पता होना चाहिए। जैसे कि आपको पता है कि आप किसी रास्ते पे जा रहे हो, ठीक है, बहुत लंबा रास्ता जो आपको है तय करना है। तो उस रास्ते में जाते टाइम आपके कोई ना कोई बाधाएं उत्पन्न होती है, तो बिल्कुल होती है भाई। कहीं स्पीड ब्रेकर आ जाते हैं, कहीं कोई एनिमल जो है रास्ते पे आ जाता है, तो बहुत सारे हर्डल्स, बहुत सारी मुश्किलें रास्ते में आपको मिलती है। क्योंकि मंजिल तक जाते हैं तो सफर में मुश्किलें नहीं आए तो कोई काम ही अच्छा नहीं होता। बिल्कुल सही बात है ये। तो बस अगर आप किसी रास्ते पे जा रहे हैं, वहां बीच में आपके लिए जो बाधा उत्पन्न होती है उससे अपन क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस। तो बस यहाँ पे हमें किसके बारे में पढ़ना है, इसी प्रतिरोध के बारे में जो है आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम सबको पता है कोई भी जो पदार्थ है वो किससे मिलके बना है, परमाणुओं से, अणुओं से मिलके बना है। अणु किससे मिलके बने हैं, अपने परमाणु से मिलके बने हैं। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन प्रेजेंट है, न्यूट्रॉन प्रेजेंट है, और इसके जो कोश में जो चक्कर लगाते रहते हैं वो क्या है, अपने इलेक्ट्रॉन्स है। सभी को पता है ये बात। तो ये जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं तो ये पॉजिटिव की साइड जाते हैं भाई। तो देखो, प्रत्येक चालक पदार्थ के कणों से मिलकर बना होता है। अणु परमाणु से मिलके बने होते हैं। परमाणु में इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। बाह्यतम कोश में जो इलेक्ट्रॉन है नाभिक से अपेक्षाकृत कम बल से। अब सीधी सी बात है कि भाई ये जो नाभिक है अपना, और ये अपनी है बाह्यतम कोश, इलेक्ट्रॉन यहाँ चक्कर लगा रहा है तो नाभिक से दूरी पे है। अपन को पता है कि कोई चीज अगर दूरी पे है, डिस्टेंस पे है, तो जो बॉन्ड है वो थोड़ा सा वीक होता है। समझना चाह रहे हैं आप कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, समझ रहे हैं मेरी बात को। तो देखो, अगर
कोई भी चीज से थोड़ी सी भी डिस्टेंस है तो वो वहां पे जो बंध होता है, बॉन्ड होता है, थोड़ा सा कमजोर होता है। तो देखो इधर अपेक्षाकृत कम बल से बंधे रहते हैं, अतः ये इलेक्ट्रॉन चालक में जो है मुक्त रूप से अनियमित गति करते हैं। ये बात सबको पता है भाई, इलेक्ट्रॉन जो है आउटर शेल में घूमते रहते हैं और इनका जो नाभिक से जो बंध होता है वो थोड़ा सा कमजोर होता है, वीक होता है, जिसकी वजह से ये क्या करते हैं, अनियमित गति करते हैं। तो जब ये चालकों को बैटरी से अपन जोड़ देंगे तो जब ये आवेश यानी कि अपने जो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, मूव करेंगे, किसकी साइड मूव करेंगे, तो ये जो इलेक्ट्रॉन अपने किसकी साइड जाएंगे, प्रोटॉन की साइड जाएंगे। जाएंगे कि नहीं जाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे अपना जो चार्ज होता है वो क्या होता है, नेगेटिव, और प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है वो अपना होता है पॉजिटिव। तो ये नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर जब जाते हैं तो चालक के अणु व परमाणु और जितने भी आयन्स है वो क्या करेंगे, इन इलेक्ट्रॉन की जो गति है उसमें बाधा उत्पन्न करेंगे। देखो इलेक्ट्रॉन की गति में जो बाधा उत्पन्न करते हैं यही बाधा अपनी क्या कहलाती है, प्रतिरोध कहलाती है, जिसे अपन कहते हैं रेजिस्टेंस। क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस। एक बार फिर यहाँ पे समझो कि भाई प्रतिरोध क्या चीज है। तो अपन को पता है परमाणु के नाभिक में क्या है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, और आउटर शेल में क्या है, इलेक्ट्रॉन है जिसपे नेगेटिव चार्ज है। ये नाभिक से दूरी पे है इसलिए इनके बीच में जो बंध होता है वो कमजोर होता है, बॉन्ड। तो ये अनियमित गति करते रहते हैं। जब ये गति करते हैं आउटर शेल में और जब इसको किसी बैटरी से जोड़ देंगे चालक को, तो क्या होगा कि अपने जो इलेक्ट्रॉन है वो पॉजिटिव सिरे की साइड जाएंगे। पॉजिटिव सिरे की साइड जब ये जाते हैं तो अचालक के जो और अणु, परमाणु ये होते हैं, ये क्या करते हैं, इसके रास्ते में क्या है, हर्डल्स पैदा करते हैं, बाधा उत्पन्न करते हैं, परेशानियां उत्पन्न करते हैं। इन्हीं परेशानियों को अपन ने क्या नाम दे दिया, प्रतिरोध नाम दे दिया, जिसको अपन डिनोट करते हैं आर से। किससे, आर से इसको प्रतिरोध को डिनोट किया जाता है। ओम्स लॉ के अंदर अपन ने पढ़ा था ये आर, प्रतिरोध। तो ये वही चीज है कि भाई जो भी बाधा है उसे अपन ने नाम दे दिया प्रतिरोध। जैसे कि मान लो अब देखो ये कोई रास्ता है अपना, ठीक है, एक आदमी यहाँ से जाना स्टार्ट किया, यहाँ से गया बाइक से, पहला स्पीड ब्रेकर आ गया, फिर दूसरा क्या है, कोई जानवर आ गया, फिर कोई आदमी मिल लिया, उसने रोक लिया, उसने बातें चालू कर दी। तो इस तरीके से बहुत सारे स्पीड ब्रेकर, बहुत सारी परेशानियां जो है उसको मंजिल तक पहुंचने में कुछ ना कुछ परेशान कर रही है। तो ये जो हर्डल्स होते हैं ये इसके रास्ते में क्या उत्पन्न कर रहे हैं, बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, इसको मंजिल तक जाने नहीं दे रहे। तो इन बाधा को अपन ने नाम दे दिया प्रतिरोध। अब देखो प्रतिरोध जो है किन किन चीजों पर निर्भर करता है। तो सबसे पहले तो जैसे अपन ने एक नियमित दूरी अपन को तय करनी है, मान लो कि यहाँ से 500 किलोमीटर जाना है, 500 मीटर जाना है, 1 मीटर जाना है, कितनी दूरी अपन को तय करनी है। तो अगर अपन जितने लंबे रास्ते पे जाएंगे, जितनी ज्यादा दूर अपनी मंजिल होगी, उतना ज्यादा लंबा रास्ता अपन को तय करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। तो जितनी डिस्टेंस पे अपनी मंजिल होगी, यानी कि जितनी ज्यादा अपने इसमें अपनी दूरी होगी, डिस्टेंस होगी, यानी कि लंबाई होगी, उतनी ही ज़्यादा अपना प्रतिरोध होगा, उतने ही ज़्यादा हर्डल्स आएंगे। जैसे इस बात को इस तरीके से समझो कि अगर मान लो अपन ने 1 किलोमीटर जाना है अपन को और दूसरा आदमी है उसको जाना है 2 किलोमीटर, तो आप मुझे बताओ कि 1 किलोमीटर के अंदर स्पीड ब्रेकर ज़्यादा आएंगे या 2 किलोमीटर के अंदर स्पीड ब्रेकर ज़्यादा आएंगे। तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई 2 किलोमीटर जब अपन जाएंगे तो उसमें स्पीड ब्रेकर भी ज़्यादा होंगे, कोई दूसरे पशु भी ज़्यादा होंगे। जितना लंबा रास्ता है उतनी ज़्यादा ही उसमें बाधाएं हैं। तो इससे मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि जो अपना प्रतिरोध है, रेजिस्टेंस है, वो किस पे डिपेंड करता है, लंबाई पे डिपेंड करता है, और वो उसके क्या होता है, समानुपाती होता है। यानी कि जितनी ज़्यादा लंबाई है तार की उतनी ही ज़्यादा उसमें प्रतिरोध उत्पन्न होगा। देखो इधर सबसे पहले तो ये देख लो कि भाई इलेक्ट्रॉन्स जो है कि इधर की साइड मूव कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन ये जो है ये अपने इलेक्ट्रॉन्स है, ये जो दिख रहे हैं आपको ये अपने इलेक्ट्रॉन्स है, ये मूव कर रहे हैं। अपने इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव की साइड मूव करेंगे। देखो पॉजिटिव साइड आ रहे हैं बैटरी में, ये नेगेटिव साइड है, ये पॉजिटिव साइड है।
इलेक्ट्रॉन यहाँ से आए, देखो इधर की साइड मूव कर रहे हैं और ये पॉजिटिव साइड की आ गए, और धारा जो है अपने इन इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में बहेगी, तो धारा अपनी पॉजिटिव से नेगेटिव की साइड चली जाएगी। ये है अपने इलेक्ट्रॉन्स की मूविंग। अब जब ये मूव कर रहे हैं तो इनके बीच में क्या आई, अपनी बाधा आई, जिसको अपन ने क्या नाम दे दिया, प्रतिरोध नाम दे दिया। देखो चालकों में आवेशों के प्रवाह में उत्पन्न बाधा को अपन कहते हैं प्रतिरोध, यानी कि रेजिस्टेंस। जितना अधिक प्रतिरोध होगा उस पदार्थ की चालकता जो है उतनी ही कम होगी, यानी कि चालकता इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रतिरोध। देखो इधर भाई, जैसे मान लो कि ये अपना रास्ता है, ठीक है, अब इसमें बहुत सारे हर्डल्स आ गए, तो अपनी जो चालकता है, चलने की जो गति है वो धीमी पड़ जाएगी थोड़ी सी। तो अब जितने ज़्यादा हर्डल्स है चालकता उतनी ही कम होती जाएगी। हर्डल ज़्यादा यानी कि परेशानियाँ ज़्यादा, अपने चलने की जो गति है वो कम होती जाएगी। अपन कहेंगे यार क्या यार बार बार स्पीड ब्रेकर आ रहे हैं, कभी ये आ रहा है, तो अपन जो है अपनी चलने की गति धीरी हो जाएगी, क्योंकि बार बार स्पीड ब्रेकर आ रहे हैं, तो अपने गति को अपन क्या कर लेंगे, धीमा कर लेंगे। तो देखो इधर जितने अधिक प्रतिरोध, अपनी जो चालकता है इसकी तार की, पदार्थ की, वो क्या हो जाएगी, उतनी ही कम हो जाएगी। तो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया चालकता किसके, प्रतिरोध के। इसलिए कहा जा सकता है कि चालकता प्रतिरोध एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, यानी कि इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। चालकता किसके इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, प्रतिरोध के, रेजिस्टेंस के। अब मैं आपको एक चीज बता रही थी कि जो प्रतिरोध है किस किस पे निर्भर करेगा। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि जितना लंबा रास्ता है उतनी ही ज्यादा प्रतिरोध, यानी कि उतने ही ज्यादा हर्डल्स अपने आएंगे। तो देखो इसमें जैसे चालक तार की लंबाई बढ़ती है वैसे प्रतिरोध का मान भी बढ़ता है। अपना जो है डिस्टेंस बढ़ रही है, मतलब अपन किसी रास्ते पे जा रहे हैं, जितनी ज़्यादा दूरी है तो हर्डल्स उतने ज़्यादा आएंगे, यानी कि चालक तार जो है उसकी लंबाई अपन जितनी ज़्यादा करते जाएंगे उतने ज़्यादा अपने उसके बीच में हर्डल्स आते रहेंगे। आवेशों के प्रवाह में उतना ही ज़्यादा प्रतिरोध जो है वो उत्पन्न होता रहेगा। तो देखो वैसे प्रतिरोध का मान भी बढ़ता है, तो प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती होता है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई। चालकता जो है वो किसके व्युत्क्रमानुपाती होती है, चालकता व्युत्क्रमानुपाती होती है अपने प्रतिरोध के। किसके, प्रतिरोध के जो है अपनी चालकता जो है व्युत्क्रमानुपाती होती है। लेकिन अपनी जो ये प्रतिरोध है किसके समानुपाती होता है, लंबाई के। पहले तो इधर लिख लो, चालकता इज इक्वल, चालकता डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन प्रतिरोध। क्या, 1 अपॉन प्रतिरोध, किसके, 1 अपॉन प्रतिरोध। इधर से अपन ने देख लिया इस चीज को। इधर देखो लंबाई के क्या हो गए, अपना जो प्रतिरोध है लंबाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितनी ज्यादा लंबाई है उतने ही ज्यादा अपने हर्डल्स हो गए। तो देखो प्रतिरोध किसके समानुपाती हो गया, लंबाई के। पहली चीज आ गई लंबाई। दूसरा आता है अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। क्षेत्रफल को जितना अपन बढ़ाएंगे प्रतिरोध अपना उतना कम होगा। क्षेत्रफल को बढ़ा देंगे तो प्रतिरोध अपना क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी कि लंबाई के तो समानुपाती हो रहा है, लेकिन क्षेत्रफल के क्या हो रहा है, ये व्युत्क्रमानुपाती हो रहा है। तो यानी कि इधर क्या आ जाएगा, प्रतिरोध, ये आ जाएगा भाई। लंबाई के समानुपाती क्या है, प्रतिरोध, और क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती क्या है, प्रतिरोध। तो अपनी ये वाली चीज आ जाएगी। जैसे जैसे चालक तार की मोटाई अर्थात अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल बढ़ता जाता है वैसे उसको प्रतिरोध जो है वो घटता जाता है। अब जैसे मान लो कि एक चालक तार इतना पतला है, दूसरा चालक तार है वो ये मोटा है, ठीक है, इस तरीके से। अब इसमें इलेक्ट्रॉन्स जो है मूव कर रहे हैं, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। इसमें जब जाएंगे इसका क्षेत्रफल कम है, तो मतलब ये केवल इसी लाइन से, इसी के अंदर केवल इतने से पतले तार में सो के जाना पड़ेगा इनको। लेकिन अगर मान लो कि इसकी जो क्षेत्रफल है इसको अपन बढ़ा दे, इसका जो क्षेत्रफल है, एरिया है, मोटाई है, अगर इसको बढ़ा दे तो यहाँ पे अगर कोई बाधा हो रही तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के चले जाएंगे, यहाँ से निकल के चले जाएंगे। तो मतलब इलेक्ट्रॉनों को मूव करने के लिए ज्यादा जगह मिल जाएगी। तो
प्रतिरोध अपना क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि भाई ज्यादा जल्दी जल्दी इलेक्ट्रॉन जो है उस मोटाई के अंदर से जल्दी जल्दी इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे और जो प्रतिरोध है उसके लिए बाधा जो है वो कम हो जाएगी। तो क्षेत्रफल के क्या हो गया, ये प्रतिरोध व्युत्क्रमानुपाती हो गया, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, लेकिन लंबाई के क्या हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। देखो इधर प्रतिरोध जो है कम होता जाता है क्षेत्रफल बढ़ाने से, तो आर इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। आ गया समझ में। तो फॉर्मूला अपन का क्या निकल के आया, आर समानुपाती एल अपॉन ए, जहां पे आर क्या है अपना रेजिस्टेंस प्रतिरोध, एल क्या है लंबाई यानी कि लेंथ, ए क्या है एरिया यानी कि क्षेत्रफल। आ गई ये चीज समझ में। अब देखो इस समानुपाती के चिन्ह को अपन को हटाना पड़ेगा। जब इसको अपन हटाएंगे तो अपना आता है आर इज इक्वल टू, जब ये समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो अपन इधर लगा देते हैं रो। क्या लगा देते हैं, रो, जो कि एक क्या है स्थिरांक है, जिसे अपन कहते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध। इसको हटाया तो अपन इधर रो लगाया, रो एल अपॉन ए। आ जाएगी भाई सब, ये चीज आएगी कि नहीं आएगी। अब देखो, अब इस रो को इधर ले आओ, रो इधर आ गया अपना, तो इधर क्या आ जाएगा, आर ए अपॉन एल आ जाएगी ये वाली चीज। अब देखो भाई आर ए अपॉन एल अपना आ गया। आर अपना प्रतिरोध है, जिसका मात्रक क्या होता है अपना ओम होता है। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। एरिया का मात्रक यानी कि क्षेत्रफल का मात्रक होता है अपना मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल का मात्रक, और लंबाई का मात्रक अपना क्या होता है, मीटर होता है। यूनिट इसकी मीटर होती है। 1 मीटर से 1 मीटर कट गया तो क्या बन गया, रो इज इक्वल टू ओम इंटू मीटर। क्या बन गया, रो इज इक्वल टू ओम इंटू मीटर, जो कि क्या है विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई है। क्या है, रो इज इक्वल टू ओम इंटू मीटर। रो क्या है इधर, विशिष्ट प्रतिरोध, जिसे अपन कहते हैं प्रतिरोधकता, और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी अपनी ओम इंटू मीटर। आई कि नहीं आई ये वाली चीज समझ में। प्रतिरोध क्या चीज है, इलेक्ट्रॉन के जो मूवमेंट में जो बाधा उत्पन्न होती है उसे अपन कहते हैं प्रतिरोध, यानी कि रेजिस्टेंस। इलेक्ट्रॉन जब नेगेटिव से पॉजिटिव की साइड जाते हैं तो उसके बीच में जितने भी हर्डल आए उन्हें अपन कह देते हैं प्रतिरोध। प्रतिरोध जो है चालकता क्या होगी, प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होगी, मतलब जितने ज़्यादा हर्डल्स है, जितनी ज़्यादा बाधाएं हैं, प्रतिरोध उतना ज़्यादा होगा और चालकता क्या है उतनी ही कम होती जाएगी। किस किस चीज़ पे निर्भर करेंगे, सबसे पहले अपन ने देखा लंबाई पे निर्भर करेंगे। जितनी ज़्यादा लंबाई है, जितनी ज़्यादा लंबा रास्ता है, उतने ज़्यादा हर्डल्स है, तो यानी कि प्रतिरोध क्या है लंबाई के समानुपाती हो जाएगा। लेकिन अगर अपन ने जो तार है उसकी मोटाई बढ़ा दी, उसका जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है वो बढ़ा दिया, तो इलेक्ट्रॉन जो क्या है जल्दी जल्दी मूव कर सकते हैं उसमें से, तो प्रतिरोध क्या है अपना कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रतिरोध कम हो जाएगा। तो प्रतिरोध कम हुआ क्षेत्रफल बढ़ाने से, तो ये क्या हुआ इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया प्रतिरोध किसके, एरिया के क्षेत्रफल के। तो अपना क्या आ जाएगा फॉर्मूला निकल के, आर समानुपाती एल अपॉन ए, जहां पे आर तो किसके समानुपाती है, एल के, लेकिन व्युत्क्रमानुपाती है एरिया के क्षेत्रफल के। समानुपाती का चिन्ह हटाया तो अपने के क्या आ गया इधर, रो आ गया, जो कि क्या है अपना विशिष्ट प्रतिरोध है, और इसकी यूनिट क्या आ गई अपनी ओम इंटू मीटर। आ गई ये चीज समझ में आपको प्रतिरोध के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अगर मान लो कि लेंथ को और एरिया को अपन ने लेंथ को कर दिया इकाई ले लिया और एरिया को भी अपन ने इकाई ले लिया, तो रो किसके बराबर हो जाएगा, अपने प्रतिरोध के बराबर हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अपना फॉर्मूला क्या था भाई, आपको याद होना चाहिए इधर से, आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। रो इधर आया तो आर ए अपॉन एल। क्या था, रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल। जब इसको एक कर दिया, यानी कि लंबाई ले ली अपन ने 1 मीटर और एरिया ले लिया अपन ने 1 मीटर स्क्वायर, तो अपना क्या आ जाएगा, रो इज इक्वल टू आर, यानी कि प्रतिरोधी क्या हो जाएगी, अपनी प्रतिरोधकता हो जाएगी। देखो इधर, इकाई लंबाई व इकाई अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल वाले
तार का प्रतिरोध ही उसकी क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध है, यानी कि उसकी प्रतिरोधकता है। लंबाई अपन ने 1 मीटर ले ली और अपन ने जो क्षेत्रफल है 1 मीटर स्क्वायर ले लिया, तो अपना जो प्रतिरोध है वही क्या हो जाएगा, उसकी प्रतिरोधकता हो जाएगी, यानी कि विशिष्ट प्रतिरोध हो जाएगा। आ गई ये वाली चीज समझ में? आई होप बढ़िया से समझ में आ रही होगी। टॉपिक जो है, आपके कॉन्सेप्ट जो है बढ़िया क्लियर हो होंगे। चलिए, जैसे जैसे आप लोग कह रहे हैं वैसे वैसे आपकी क्लासेस आ रही हैं, तो क्लासेस को देखना मत भूलिए बिल्कुल भी। चलिए, ये कुछ जो पदार्थ हैं उनके अपन के इधर के प्रतिरोध जो है वो दिए गए हैं। इस टेबल का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं एक बार साइड में हो जाती हूँ। इस टेबल का स्क्रीनशॉट ले लो और इसको याद कर लेना एक बार कि भाई किन किन पदार्थ का जो प्रतिरोध है क्या क्या होता है। इस टेबल का स्क्रीनशॉट लीजिए, एक बार इसको याद कर लेना अच्छे से कि भाई किस जो पदार्थ है उसका प्रतिरोध कितना होता है। तो इसको ऐसे पढ़ के सुनाने की जरूरत नहीं है, आप लोग इसको पढ़ लीजिए कभी। सिल्वर का जो प्रतिरोध है इतना होता है, कॉपर का, एल्यूमिनियम का, टंगस्टन का, निकल का, आयरन का जो प्रतिरोध है इतना इतना होता है। और जो मिश्र धातु है, मिश्र धातु आपको पता है किसको कहते हैं? तो ये जो मिश्र धातु है वो आपके उनका प्रतिरोध क्या है, विद्युत रोधी जो है उनका प्रतिरोध क्या है, ये सारा इधर लिखा हुआ है। टेबल में से आप लोग इस चीज को पढ़ सकते हैं। अब समझ में आ गया? चलिए, नेक्स्ट अपना आता है कि भाई कौन सी जो धातु है, कौन सी जो मेटल है उसका प्रतिरोध ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा, और कौन सी जो धातु है, मेटल है, उसका प्रतिरोध सबसे कम होता है। तो देखो इधर जो एल्यूमिनियम का प्रतिरोध है, यानी कि एल्यूमिनियम के जब तार यूज करेंगे तो उसमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट में बाधा आएगी। लेकिन एल्यूमिनियम की जगह अगर अपन ने चांदी के तार, सिल्वर के तार यूज किए तो विद्युत परिपथ में इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट में जो बाधा होगी वो बहुत कम आएगी। तो कौन से तार बढ़िया होते हैं? चांदी के तार बढ़िया होते हैं। देखो इधर एल्यूमिनियम का प्रतिरोध सबसे ज्यादा है। अब प्रतिरोध ज्यादा है तो चालकता ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है कि चालकता जो है वो प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होती है। प्रतिरोध ज्यादा, चालकता कम। तो अब भाई इसका प्रतिरोध ज्यादा है और चांदी का जो है प्रतिरोध सबसे कम है। तो आप इसमें ऑर्डर में देख लेना कि भाई एल्यूमिनियम का प्रतिरोध क्या हो गया, सबसे ज्यादा हो गया। तो चांदी का जो प्रतिरोध है वो क्या है, सबसे कम है। तो प्रतिरोध चांदी का कम है तो मतलब चालकता चांदी की क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। तो देखो चालकता का क्या क्रम हो जाएगा, फिर चांदी की जो चालकता है वो सबसे ज्यादा हो जाएगी और एल्यूमिनियम की जो चालकता है वो सबसे कम हो जाएगी। सबसे ज्यादा प्रतिरोध किसका हो गया, एल्यूमिनियम का। सबसे कम प्रतिरोध हो गया अपना चांदी का। उससे थोड़ा सा ज्यादा प्रतिरोध होता है तांबे के अंदर, उससे थोड़ा सा ज्यादा प्रतिरोध होता है सोने के अंदर, और सबसे ज्यादा प्रतिरोध होता है अपना किसके अंदर, एल्यूमिनियम के अंदर। अब भाई एल्यूमिनियम में प्रतिरोध ज्यादा है यानी कि इसकी चालकता जो है कम होगी, तो चालकता क्या है, सबसे कम किसकी होगी, एल्यूमिनियम की। चांदी के जो प्रतिरोध है वो सबसे कम है तो चालकता चांदी की सबसे ज्यादा हो जाएगी, फिर तांबे की, और उससे थोड़ी सी कम जो है सोने की, और सबसे कम चालकता जो है वो किसकी हो जाएगी, अपनी एल्यूमिनियम की। आ गई चीज समझ में? प्रतिरोध क्या है, चालकता क्या है, प्रतिरोध को जो प्रभावित करने वाले जो फैक्टर्स हैं वो क्या है, किस किस पर मतलब प्रतिरोध जो है अपना निर्भर करता है। आई होप बढ़िया समझ में आ रही होगी। चलिए, अपन ने जब कल विद्युत धारा पढ़ा था लास्ट क्लास के अंदर, तो आपने देखा कि भाई मैंने आपको दो चीज बताई थी। जो अमीटर है उसको अपन ने लगाया था श्रेणी क्रम में, लेकिन जो वोल्ट मीटर था उसको अपन ने किस में लगाया था, समांतर क्रम में। लगाया था कि नहीं लगाया था भाई? तो भाई श्रेणी क्रम संयोजन क्या है और समांतर क्रम संयोजन क्या है? श्रेणी का मतलब होता है सीरीज। क्या होता है? श्रेणी का मतलब सीरीज। जब तारों को एक सीरीज में लगाया जाता है तो उसे अपन कहते हैं श्रेणी क्रम संयोजन। कुछ इस तरीके से जब तारों को जोड़ा जाता है, ये क्या है इधर, ये है अपने प्रतिरोध R1 R2। इस तरीके से जब तारों को, ये R2 ले लो, ये R3 ले लो, और इधर मैं R1 कर देती हूँ क्योंकि उधर जगह नहीं है। तो ये जो अपने एक सीरीज में जो तार लगाए हैं, जैसे मान लो ये इधर है तार A, इधर हो गया तार B, और इधर हो गया C, और फिर इधर हो जाएगा D। ये तब तारों को जब एक सीरीज में, एक ऑर्डर में, यानी कि एक ही सीरीज में श्रेणी में लगाएंगे तो इसे अपन कहेंगे श्रेणी क्रम संयोजन। आ रहा है थोड़ा बहुत समझ में? देखो श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है,
वह संयोजन जिसमें पहले तार का दूसरा सिरा, देखो भाई पहला तार ये रहा अपना, पहले तार का दूसरा सिरा और दूसरे तार का पहला सिरा, तो ऑब्वियस सी बात है, देखो ये एक चीज है, ये यहाँ से चालू हो रही है, यहाँ पे खत्म हो रही है, फिर इसके जस्ट पास में दूसरी चीज है, तो इसका तो दूसरा सिरा और दूसरे वाले का पहला सिरा इसके पास में होगा, सिंपल सी बात है। तो पहले तार का दूसरा सिरा, दूसरे तार का पहला सिरा, दूसरे तार का दूसरा सिरा तीसरे तार के पहले सिरे से जब जुड़े तो उस संयोजन को क्या कहते हैं अपन, श्रेणी क्रम संयोजन। मतलब तारों को जो है एक ही सीरीज में जो है जोड़ा जाता है, उसका दूसरा सिरा, पहले तार का दूसरा सिरा दूसरे तार के पहले सिरे से, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। एक ये तार है, इसका दूसरा सिरा दूसरे तार के पहले सिरे से और दूसरे तार का दूसरा सिरा तीसरे तार के, यानी कि ये इसका दूसरा सिरा हो गया और ये तीसरा तार है, इसका पहला सिरा जो है दूसरे तार के दूसरे सिरे से जुड़ा रहता है। समझ में आ गया क्या मैं कहना चाह रही हूँ? दूसरा तीसरा कुछ भी इसमें ज़्यादा लॉजिक नहीं लगाना है, आपको केवल ये याद रखना है कि तार जो है उनको एक सीरीज में एक श्रेणी में लगाया जाता है और इसमें जो धारा प्रवाहित होती है सभी के अंदर जो धारा है समान धारा प्रवाहित होती है। देखो इधर ये जो तार है चारों, इनको एक सीरीज में अपन ने लगा दिया। इधर ये R क्या दिखा रहा है, इधर प्रतिरोध को दर्शा रहा है, प्रतिरोध R1 R2 R3, और ये क्या है अपना विभवांतर V। आगे समझ में, ये अपनी बैटरी है और ये है अपनी की यानी कि कुंजी। आगे समझ में, इस तरीके से जो श्रेणी क्रम संयोजन है वो किया जाता है अमीटर में। अब सेकंड क्या था अपना, समांतर क्रम संयोजन था। समांतर क्रम संयोजन को अपन क्या कहते हैं, तो समांतर क्रम संयोजन जो है वो वोल्ट मीटर के अंदर होता है, मतलब वोल्ट मीटर को समांतर क्रम संयोजन में लगाया जाता है। देखो इधर समांतर क्रम संयोजन, इसमें सभी प्रतिरोध तारों के पहले सिरे एक जगह ए पर, यानी कि कुछ इस तरीके से, जैसे एक जगह ले ली ए, इसके सारे सिरे एक उस पे कुछ इस तरीके से जो है इसको लगाते हैं। ये जैसे दूसरा ले लिया, ये प्रतिरोध है, ठीक है, और ये इस तरीके से। तो आ गई चीज़ समझ में, क्या चीज़ समझ में आई भाई? अब इसमें जो धारा बहेगी वो सब में अलग अलग बहेगी। ये अपना प्रतिरोध R1, ये हो गया R2, ये हो गया R3, और जब इनका एंड होगा तो ये सारे क्या है, जिस तरीके से ये एक उस पे जुड़ रहे हैं ये भी जाके एक उस पे जुड़ जाएंगे। कुछ इस तरीके से जो है इसकी स्ट्रक्चर बनती है, यानी कि सभी प्रतिरोध तारों के पहले सिरे एक जगह पर यानी कि इस पर, और जो दूसरे सिरे हैं दूसरी जगह भी यानी कि इस पर जोड़ने पे जो संयोजन बनता है उसको अपन कहते हैं समांतर क्रम संयोजन। ये एक दूसरे के पैरेलल है कि नहीं है? तो बस उसमें तो सीरीज में किया था, इसमें एक दूसरे के पैरेलल जो है लगाया जाता है, इसको ही अपन कहते हैं समांतर क्रम संयोजन। आगे समझ में, श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन। अब चलिए आगे चलते हैं। इस तरीके से सब में जो है श्रेणी क्रम में क्या है, धारा जो है समान जो बह रही थी, लेकिन जो समांतर क्रम है उसमें धारा क्या है अलग अलग बहेगी, I1 I2 और I3। आ गया समझ में? आई के नहीं आई भाई साहब, ऐसे ही समझ में? तो श्रेणी क्रम समांतर क्रम संयोजन समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। अभी अपन ने देखा कि श्रेणी क्रम संयोजन में समान जो धारा है वो प्रवाहित होती है, लेकिन समांतर क्रम संयोजन के अंदर क्या होगा, समान धारा प्रवाहित नहीं होती, यानी कि हर एक प्रतिरोध तार की जो धारा है वो अलग अलग होगी। तो प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित धारा का मान श्रेणी क्रम में समान होता है, लेकिन समांतर क्रम में क्या होता है, अलग अलग होता है। इसमें वोल्टता जो है वो अलग अलग होती है। श्रेणी क्रम में V1 V2 V3 होता है, लेकिन उसमें जो है वोल्टता वो सब में सेम होती है। क्या होती है, सेम होती है, यानी कि उसमें केवल V आएगा और इसमें V1 V2 और V3 इस तरीके से आएंगे। ठीक है, श्रेणी क्रम में क्या होगा कि अगर किसी भी एक तार में धारा प्रवाहित नहीं हो रही, मान लो कि इस तरीके से लगे हुए हैं, जब पहले ही तार में धारा प्रवाहित नहीं हो रही है, इसकी धारा खराब हो गई, तो ये क्या पास ऑन कर पाएगा दूसरे को? नहीं कर पाएगा ना, क्योंकि एक दूसरे से इस तरीके से ही कनेक्ट है श्रेणी में। तो अगर एक भी खराब हुआ तो आगे धारा प्रवाहित नहीं होती है। तो ये यही चीज कहना चाह रहा है
कि प्रतिरोध में धारा प्रवाहित नहीं होने पर, किसी भी एक भी प्रतिरोध में अगर धारा प्रवाहित नहीं हो गई तो पूरे ही परिपथ में जो है धारा प्रवाहित नहीं होगी। लेकिन समांतर क्रम में क्या होता है, पैरेलली लगे रहते हैं। अगर एक जो है प्रतिरोध में धारा नहीं आई तो कोई बात नहीं, क्योंकि उसकी तो धारा सबकी अलग अलग है, I1 I2 I3 है, तो एक ही खराब हो गई तो उसको तो हटा दो, लेकिन जो बाकी दो है उनकी तो धारा है ना उसमें, तो उसके किसी भी प्रतिरोध के खराब होने पे दूसरे प्रतिरोध की धारा में कोई भी जो बाधा है वो नहीं आती, कोई भी इफेक्ट जो है उसका नहीं पड़ेगा। आ गया दोनों में अंतर समझ में? जल्दी से एक बार समझ लो या याद कर लो कि भाई श्रेणी क्रम क्या है, समांतर क्रम क्या है। श्रेणी क्रम एक सीरीज में जो है प्रतिरोधों को लगाया जाता है, धारा जो है वो समान होती है और इसमें एक भी प्रतिरोध के खराब होने पे जो धारा है वो पूरे ही परिपथ में प्रवाहित नहीं होगी और इसमें जो वोल्टता है वो क्या होगी, अलग अलग होगी। लेकिन समांतर क्रम में क्या है, वोल्टता समान होगी लेकिन धारा क्या है वो अलग अलग होगी और एक जो प्रतिरोध है उसके खराब होने पे कोई फर्क नहीं पड़ता दूसरे प्रतिरोध पर। आगे ये दोनों में डिफरेंस समझ में? अब देखो इससे क्वेश्चन कैसे बनते हैं, श्रेणी क्रम से समांतर क्रम से किस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके लिए अपन एक एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं, श्रेणी क्रम की भी और समांतर क्रम की भी। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि 3 प्रतिरोध ये दे रखे अपन को, ये हो गया अपना R1 3 ओम, ये हो गया अपना R2 और ये हो गया अपना R3। ये अपने हो गए प्रतिरोध किसी परिपथ में श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। किसमें? श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में है मतलब इस तरीके से जुड़े होंगे सीरीज में। देखो ये हो गया अपना R1, ये हो गया अपना R2 और ये हो गया अपना R3, इस तरीके से होंगे। ये अपना हो गया पदार्थ, ये हो गई बैटरी और ये हो गई कुंजी। हो गई नहीं हो गई? इस तरीके से बना लेंगे। R1 जो है उसका मान कितना है, 3 ओम है। R2 जो है उसका मान कितना है, 4 ओम है और R3 जो है उसका मान कितना है, 5 ओम है। अपनी धारा इस तरीके से भरी I, ठीक है। और जो अपनी वोल्ट की बैटरी है, बैटरी कितनी है, 6 वोल्ट की। कितनी? 6 वोल्ट की जो है बैटरी से जोड़ दिया जाता है। तो क्या क्या ज्ञात करना है? सबसे पहले तो प्रत्येक प्रतिरोध में धारा कितनी बह रही है, प्रत्येक प्रतिरोध की धारा ज्ञात करनी है I, ठीक है। और प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पे विभवांतर जो है वो ज्ञात करना है, विभवांतर ज्ञात करना है और धारा ज्ञात करनी है। तो ओम्स लॉ के अंदर अपन ने पढ़ा था भाई, ये पढ़ा था R बराबर V अपॉन I, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? पढ़ा था, बिल्कुल पढ़ा था। अब अपन जब इसको इधर कर लेंगे I को तो V अपॉन R हो जाएगा, I को जब इधर ले आएंगे तो V अपॉन R हो जाएगा। अब देखो R1 R2 R3 अपन को दे रखा है। श्रेणी क्रम में क्या होता है, इनका फॉर्मूला R1 प्लस R2 प्लस R3 डैश डैश Rn, ये इसका श्रेणी क्रम का फॉर्मूला होता है। समांतर क्रम का क्या फॉर्मूला होता है, 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 डैश डैश 1 अपॉन Rn, ये होता है समांतर क्रम का। तो देखो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कर लेंगे। तो R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 ज्ञात कर लेंगे। R1 अपना 3 था, R2 अपना कितना था, 4 और R3 कितना था अपना 5। तो टोटल कितना आ जाएगा, 4 3 7 और 7 5 12। तो तुल्य प्रतिरोध अपना आ गया 12 ओम। कितना आ जाएगा, 12 ओम अपना तुल्य प्रतिरोध आ जाएगा। अब देखो इस फॉर्मूले में देखो अपने पास R कितना आ गया, 12 आ गया। अब अपने पास V कितना है, 6 है कि नहीं? ये 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा था ना, तो अपनी धारा कैलकुलेट कर सकते कि नहीं कर सकते इस फॉर्मूले से? तो देखो इधर किस तरीके से इसको अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। अपने पास हो गया V 6 वोल्ट, है कि नहीं है, और अपना जो प्रतिरोध आया वो कितना आया, 12 ओम आया। तो अपने को कैसे कैलकुलेट करना है, I इज इक्वल टू अपना आ जाएगा V अपॉन R। तो I यानी कि धारा बराबर V के मान कितना है, 6 वोल्ट है, तो 6 अपॉन प्रतिरोध कितना है अपना 12 है, तो कितना आ जाएगा 0.5 एम्पियर। कितना, 0.5 एम्पियर जो है वो धारा का मान आ जाएगा। तो पहली वाली चीज अपनी ज्ञात हो गई, प्रत्येक प्रतिरोध में धारा। अब देखो इधर सेकंड अपन को क्या पूछा था, प्रत्येक प्रतिरोध में विभवांतर पूछा था। तो विभवांतर के लिए अपन क्या करेंगे, अपन को क्या कैलकुलेट कर लेंगे अपन, IR।
अपन को ये किससे आया ये पता होना चाहिए। तो अपन ने फॉर्मूला जो लिखा था वो क्या लिखा था, R इज इक्वल टू V अपॉन I, उससे अपन ने बना लिया V, इसको इधर कर लो, इसको इधर कर लो, तो क्या आ जाएगा V इज इक्वल टू I R आ जाएगा। प्रतिरोध सबका अलग है तो V1, V2 और V3 निकाल लेंगे कि नहीं निकाल लेंगे भाई। तो V1, V2 और V3, प्रतिरोध सबका अलग अलग दे रखा है, वोल्टेज सबकी अलग अलग निकलेगी, लेकिन जो धारा है वो सब में समान बहती है श्रेणी क्रम के अंदर। समांतर क्रम होता अगर तो इधर जो है वोल्टेज जो है क्या होती, सेम होती, लेकिन जो धारा है वो क्या होती, अलग अलग होती। अब देखो ये क्या आ जाएगा, IR3। V1 कैलकुलेट करना है तो V1 इज इक्वल टू, धारा का मान कितना आया था, 0.5 आया था, 0.5 एम्पियर इंटू R1 कितना था, याद करो 3 ओम 4 ओम 5 ओम दे रखे थे, तो R1 क्या था, 3 था, तो कितना आ जाएगा 1.5 वोल्ट। कितना आ जाएगा V1 1.5 वोल्ट। अब ऐसे ही V2 कैलकुलेट कर लेंगे, I का मान 0, V2 कितना आ जाएगा, I का मान 0.5 इंटू R2 का मान कितना था अपना 4, तो इसका आ जाएगा 2 वोल्ट आ जाएगा। और V3 कैसे कैलकुलेट करेंगे, V3 इज इक्वल टू IR3, I का मान कितना हो जाएगा अपना 0.5, R का मान कितना था 5 था, यानी कि 2.5 जो वोल्ट जो है अपना V3 का माना जाएगा। या समझ में आया किस तरीके से ये हुआ भाई। अपन को जो है V का मान दे रखा था, अपन को प्रतिरोध दे रखे थे, प्रतिरोध से अपन ने क्या निकाल ली, धारा निकाल ली, और फिर धारा जब अपने पास आ गई तो अपन ने इनका विभवांतर निकाल लिया, तीनों का अलग अलग। आगे ये चीज समझ में। एक और क्वेश्चन करते हैं अपन, ये तो था अपना श्रेणी क्रम का, लेकिन समांतर क्रम संयोजन का भी एक क्वेश्चन करना जरूरी है। तो इधर देखो, एक विद्युत परिपथ में 3 प्रतिरोध है, 1 ओम 2 ओम 3 ओम, यानी कि अपना R1 कितना है 1 ओम, R2 कितना है 2 ओम, और जो R3 है वो कितना है 3 ओम। इस तरीके से दे रखे अपन को, दे रखे नहीं दे रखे। और V का मान कितना दे रखा है अपन को 6 वोल्ट। ठीक है, अब देखो समांतर क्रम में जोड़ा है इन्होंने, किसमें, समांतर क्रम में। तो किस तरीके से इसका डायग्राम बनेगा, आप लोगों को पता है ना ये चीज कि इसमें किस तरीके से डायग्राम बनता है। देखो ये हो गया अपना R1, ठीक है, ये हो गया अपना R1, ये हो गया अपना R2, ठीक है, और ये हो गया अपना R3। क्या हो गया, ये अपना R3 हो गया। R1 का मान 1, R2 का मान कितना 2, और R3 का मान कितना 3 ओम। ठीक है, ये इस तरीके से। और अब देखो धारा भी तीनों में क्या है, अलग अलग बहेगी, यानी कि इधर जो बहेगी वो क्या होगी I1, क्या होगी I1, इधर जो बहेगी I2, और जो इधर बहेगी वो होगी अपनी I3। लेकिन जो वोल्टेज है वो तीनों में क्या रहेगा, सेम रहेगा। क्या रहेगा, सेम रहेगा। इस तरीके से इसका डायग्राम बनेगा, बिल्कुल बनेगा साहब। कितनी वोल्ट की बैटरी से, 6 वोल्ट की बैटरी से जो है इसको जोड़ा जाता है। तो क्या क्या ज्ञात करना है, संयोजन का तुल्य प्रतिरोध। अब देखो मैंने आपको क्या बताया था कि श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध जो है R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट 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 RN, समांतर क्रम में होता है इसका फॉर्मूला 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 डैश डैश डैश। जितने होंगे प्रतिरोध उतने अपन इसको जोड़ देंगे, तो तुल्य प्रतिरोध कितना आ जाएगा, 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 3। तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन R इज इक्वल टू, इनका क्या आ जाएगा एलसीएम, यह आ जाएगा 6। फिर क्या करेंगे 6 प्लस 3 प्लस 2 कितने आ जाएंगे 11। 1 अपॉन R इज इक्वल टू 11 अपॉन 6, और जब R ही कर देंगे इसको तो क्या आ जाएगा 6 अपॉन 11 आ गया। प्रतिरोध कितना आ गया अपना 6 अपॉन 11। संयोजन का तुल्य प्रतिरोध कितना आया, इधर देखो 6 अपॉन 11 ओम। किस तरीके से 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, इस तरीके से निकाल के अपना तुल्य प्रतिरोध जो है ये आ गया। सेकंड इसमें पूछा है परिपथ में धारा। परिपथ में धारा कैसे कैलकुलेट करेंगे, बस वही ओम का जो नियम है आपको मेन वो याद रखना है। क्या था ओम का नियम, R इज इक्वल टू V अपॉन I।
अब अपन से क्वेश्चन में क्या पूछा है, धारा पूछी है, तो धारा को इधर ले लो केवल, और इधर क्या आ जाएगा, V अपॉन आर आ जाएगा। I इज इक्वल टू, देखो इधर धारा को ले लेंगे तो V अपॉन आर आ जाएगा। I इज इक्वल टू, V का मान कितना है, 6 है कि नहीं भाई। R अपना कितना आया अभी, 6/11 आया, तो देखो 6/11, तो 11 अपना ऊपर आ जाएगा, तो 6 × 11/6, 6 से 6 कटा, तो I बराबर कितना आ जाएगा, 11 एम्पियर। आगे ये चीज़ समझ में, कैसे 11 एम्पियर आई भाई धारा ओम का नियम आपको याद रखना है। ये जो सारे फॉर्मूले हैं किससे बने हैं, ओम के नियम से, उनको बस इधर उधर कर दिया। जो चीज़ कैलकुलेट करनी है उसको इधर लेफ्ट साइड में लिख लेंगे, और जो भाई है अपने सारे मान राइट साइड में लिख के उसका मान अपन जो है वो ज्ञात कर लेंगे। अब देखो थर्ड चीज क्या पूछी है इसके अंदर, इसने प्रत्येक प्रतिरोध में धारा, यानी कि I1 पूछा है, I2 पूछा है और I3 पूछा है। तो बस इसी फॉर्मूले से दोबारा इसको कर देंगे। I बराबर क्या हो जाएगा अपना, V/R। क्या हो जाएगा, V/R। अब अपन को पता है कि वोल्टेज जो है इसमें क्या है, सेम है भाई साहब, इसमें विभवांतर। अब देखो I जो है अपनी I1 इज इक्वल टू V/R1, प्रतिरोध सब अलग अलग दे रखे हैं। अब V अपना कितना था, अपने को याद है कि भाई V था अपना 6, R1 कितना था 1, तो I1 कितना हो गया अपना 6 हो गया। I2 देखो V/R2, V कितना था 6, R2 कितना था 2, यानी कि 3 एम्पियर, 3 एम्पियर, ये 6 एम्पियर। और I3 अपना कितना हो गया, V/R3, यानी कि V का मान 6, R3 का मान कितना था 3, यानी कि 2 एम्पियर। तो प्रत्येक प्रतिरोध की धारा आ गई I1, I2 और I3। इस तरीके से अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले तो आप क्या सॉल्व कर सकते हैं। इतना बड़ा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन आपसे कुछ ना कुछ इसमें पूछ लेंगे कि भाई प्रतिरोध देके और वोल्टेज देके धारा पूछ ली, धारा और वोल्टेज देके जो है अपने को क्या पूछ लिया, प्रतिरोध पूछ लिया। तो ओम्स लॉ जो है अपन को याद रखना है। ओम्स लॉ क्या कहता है भाई, कि जो अपनी V है किसके समानुपाती होता है, ये धारा के समानुपाती होता है, और V इज इक्वल टू RI। तो R बराबर V/I जो है अपन को मेन याद रखना है। क्या याद रखना है, R इज इक्वल टू V/I। इससे आपके श्रेणी क्रम और समांतर क्रम जो संयोजन है उनके क्वेश्चन जो है आपके सॉल्व हो जाएंगे। इधर आ गया समझ में आपको। तो आज की क्लास में भाई हमने क्या क्या पढ़ा, 2 तरीके के जो संयोजन है वो पढ़े, किसके, प्रतिरोध के। तो सबसे पहले प्रतिरोध क्या है, जो अपन के इलेक्ट्रॉन है, आवेश जो है, उनके प्रभाव में जो भी बाधा आ रही है उन्हें अपन ने कहा प्रतिरोध, रेजिस्टेंस। और ये जो प्रतिरोध है इनको 2 संयोजन में लगाया जाता है, श्रेणी क्रम, समांतर क्रम। सीरीज में लगाएंगे श्रेणी क्रम, अगर इनको पैरेलली लगाएंगे तो इनको समांतर क्रम संयोजन कहेंगे। धारा जो है किसमें समान होगी, श्रेणी क्रम में प्रत्येक प्रतिरोध की धारा जो है वो समान होगी, समांतर क्रम में प्रत्येक प्रतिरोध की धारा अलग अलग होगी, लेकिन जो अपना वोल्टता है वो सेम होगी। लेकिन श्रेणी क्रम में वोल्टता जो है वो अलग अलग होगी। श्रेणी क्रम के अंदर अगर एक भी प्रतिरोध के अंदर धारा नहीं आई तो वो क्या होगा कि भाई खराब हो जाएगा। लेकिन जो समांतर क्रम में उसमें ऐसा कुछ भी नहीं होगा। एक जो है अपने एक जो है प्रतिरोध के खराब होने पे, प्रतिरोध तार के खराब होने पे पूरे प्रतिरोध पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और किस तरीके से जो है श्रेणी क्रम में जो तुल्य प्रतिरोध है वो कैलकुलेट किया जाता है, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 डैश डैश। और जो समांतर क्रम संयोजन है उसके अंदर जो तुल्य प्रतिरोध है वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है, 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इस तरीके से जो है अपना प्रतिरोध और प्रतिरोधों का संयोजन जो है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में फिर जल्दी मिलेंगे। धन्यवाद।